एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। किसके लिए? फ्रिक्शन के लिए। और ये जो सीरीज़ होगी ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए। इसके पहले हम ऑलरेडी एक सीरीज़ कर चुके हैं जिसमें हमने NLM के क्वेश्चन किए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए थे, और वो सीरीज़ में हमने टोटल 5 लेक्चर्स किए थे। एंड आई होप जिन लोगों ने भी वो सीरीज़ देखी है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। तो इसी तरह से ये जो फ्रिक्शन वाली सीरीज़ है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें भी हम लगभग 4 से 5 पार्ट करेंगे। तो उसका पहला पार्ट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो होपफुली ये जो सीरीज़ है इसको भी आप उसी तरह से एंजॉय करेंगे जिस तरह से आपने NLM वाली सीरीज़ को एंजॉय किया था। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 × 10⁻³ kg इज पुल्ड अपवर्ड along the inclined plane placed at an angle of 30 डिग्री with horizontal। ठीक है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है और वो इंक्लाइंड प्लेन कितने डिग्री के एंगल पर है? वो 30 डिग्री के एंगल पर। पहली बात मैं बोल रहा हूँ। और फिर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसको किधर की तरफ पुल किया जा रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक, और जो इसका मास है वो मास है कितना? 5 × 10⁻³ kg। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है इसमें? फिर बोला है इफ टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू मूव अपवर्ड इज हाफ ऑफ द टाइम टू मूव डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। एक बार बनानी पड़ेगी अपवर्ड मोशन के लिए और एक बार बनानी पड़ेगी डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो अपवर्ड के लिए तो ये ऊपर की तरफ पुल होगा और डाउनवर्ड मोशन के लिए ये नीचे की तरफ पुल होगा। ठीक है, मास सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, कितना? 30 डिग्री। कंसीडर कर लो कि यहाँ पर जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो S1 है, और यहाँ पर इसको लिख लो S2, और S1 बराबर क्या होगा? S2 होगा। ये क्लियर है क्योंकि दोनों ही केसेस में जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी जो लेंथ है वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, तो दोनों जो कंडीशन है उनके लिए हम अलग अलग क्या बना लेंगे? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद दोनों कंडीशंस को हम क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन फर्स्ट को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट को यदि मैं कंसीडर करता हूँ जिसमें कि ये जो ब्लॉक है किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर। लेट सपोज इसका मास M1 है, यहाँ पर M1 लिख देता हूँ मैं, या M लिख देता हूँ खाली। और ये किस एंगल पर है? 30 डिग्री के एंगल पर है। अभी के लिए इसको लिख देंगे हम थीटा। ठीक, इसको किधर की तरफ पुल किया जा रहा है? इसको ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है। ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, दैट मीन्स कि जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा वो किधर की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो सरफेस से रिएक्शन मिलेगा वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू सरफेस R ऊपर। एक कंपोनेंट आएगा mg का। अगर इसका वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक हो जाएगा ये जिसके साथ एंगल बन रहा है, उसके साथ क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। क्योंकि इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा ऊपर की तरफ। इसको मैं लिख दूंगा A1। तो फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ये, तो यहाँ फ्रिक्शन हो गया F1। अप्लाई कर देंगे न्यूटन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ लगा देंगे तो इक्वेशन जो है उसको हम क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे MA1 इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस f। ये इक्वेशन हम लिख लेंगे। अब f की वैल्यू चाहिए। f किसके बराबर होगा? ये f मतलब फ्रिक्शन फोर्स, और f बराबर होगा किसके? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना है? R। वर्टिकली डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर यदि आप फोर्स को बैलेंस करते हो तो हमें दिख रहा है कि R जो है वो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पर? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी MA1 इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और इसको मैं नंबर दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बन गई पहले केस की कहानी। अब बना लेते हैं हम दूसरा केस। तो केस सेकंड,
तो केस सेकंड में सिर्फ करना क्या है कि ये जो ब्लॉक है जो पहले ऊपर जा रहा था अब किधर की तरफ आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड्स, इसको लिख दिया मैंने A2। फोर्स वही रहेंगे, क्या क्या रहेगा, mg साइन थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा mg कॉस थीटा। रिएक्शन जो सरफेस से मिलेगी ऊपर, अब जो क्योंकि ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन चला जाएगा अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे ma2 इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और अब क्या लिखोगे माइनस f, और जो f है वो किसके बराबर होगा, म्यू आर के, और r किसके बराबर है, mg कॉस थीटा। दैट मीन्स कि ma2 किसके बराबर हो गया, mg साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू mg कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो फर्स्ट को आपने डिवाइड कर देना है सेकंड से, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी m से m खत्म हो जाएगा, तो a1 इधर बन जाएगी a2, ma1 ma2 लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, ma1 और यहाँ पर ma2, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg, और साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। देखो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो आसान चीज़ मेरे को दिख रही है, क्या दिख रहा है, ये m खत्म, सिमिलरली यहाँ से m खत्म m खत्म m खत्म m खत्म, और क्या खत्म, g g g g। ऊपर नीचे जो है, जो मेरा राइट हैंड साइड है उसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों में मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, साइन थीटा से। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी a1 अपॉन a2, यहाँ डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो यहाँ क्या बनेगा, सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे दोनों ऊपर और नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू। यानी कि आपको जो इक्वेशन मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन टेन थीटा माइनस म्यू। ये आपको यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, इसको लिख दोगे आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसमें जो लगा टाइम है वो ऊपर से नीचे में आने के टाइम का क्या है, हाफ है। तो सबसे पहले तो हमने जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी लेंथ कंसीडर की थी, तो वो कितनी थी, s। ठीक है, तो और मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर जाने में लगा जो टाइम है वो t1 है, और ऊपर से नीचे आने में लगा जो टाइम है वो t2 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट कंसीडर टाइम इज t1 एंड t2 फॉर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड। ठीक है, अब न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s दोनों के लिए सेम होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा a1 ओवर a2, और ये क्या बन जाएगा t2 स्क्वायर ओवर t1 स्क्वायर। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि t1 जो है वो हाफ ऑफ t2 है। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो ये वैल्यू को यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ से a1 बाई a2 की वैल्यू 4 आ गई, इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड और फोर्थ का जब यूज़ करोगे तो थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन टेन थीटा माइनस म्यू बराबर क्या आएगा 4। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3/5 टेन थीटा, और थीटा जो है वो हमें कितना दिया है, 30 डिग्री, तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/5 टेन 30 डिग्री। और सॉल्व जब इसको कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.346। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करना दोबारा, तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या था।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में लिखा है अ ब्लॉक इज रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। एक जो ब्लॉक है वो एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन इज कंटिन्यूअसली गिवन एन इंक्लाइनेशन अंटिल ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव। तो जो इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पर कोई ब्लॉक रेस्ट कर रहा है अभी, और इसका इंक्लाइनेशन एंगल है थीटा और इसका मास मान लेते हैं mm। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इनका एंगल लगातार बढ़ाया जा रहा है। कब तक बढ़ाया जा रहा है? जब तक ये ब्लॉक चलना चालू नहीं कर दे। तो इसमें हमें दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए हैं। एक दिया है म्यू एस, यानी कि जब वो रेस्ट में रहेगा ये तब काम आएगा, और एक दिया है म्यू के, यानी कि जब वो चलना स्टार्ट कर देगा तो ये तब काम आएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम क्लियर कर लें कि जब इसको हम इंक्लाइनेशन दे रहे हैं, यानी कि एंगल इसका बढ़ा रहे हैं, ये बढ़कर एंगल आ गया मान लो, और ये ऐसे बन गया, ये हो गया थीटा बढ़ने के बाद, और ये एम हो गया। तो ये जितना ज़्यादा इंक्लाइनेशन दोगे तो ये किधर की तरफ चलना चालू कर देगा? नीचे की तरफ। तो एम जी साइन थीटा यहाँ लग गया। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो आएगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, और एक कंपोनेंट mg का यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट आ जाएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर, यानी कि ये इस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है कि जो r है वो किसके बराबर है? वो है mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, r किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर स्टैटिक कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब वो रेस्ट में पड़ा है। रेस्ट में पड़ा है तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो r बराबर तो क्या है? mg cos थीटा, और ये r बराबर mg cos थीटा तब भी रहेगा जब ये चलना चालू कर देगा। और ये डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ इस डायरेक्शन के लिए हो जाएगा f इक्वल्स टू mg sin थीटा। ठीक है, तो अगर मैं mg sin थीटा को डिवाइड कर दूं mg cos थीटा से, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन r। क्या बनेगा? tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन r। और हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और क्योंकि ये रेस्ट में है इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको लिख दूंगा मैं म्यू s, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर हो गया? f अपॉन r के बराबर हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? f अपॉन r के बराबर हो गया। अब क्या है कि ये जब चलना चालू कर देगा, जब इक्विलिब्रियम क्या हो गया? खत्म हो गया। जब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा तो ये चलना चालू कर देगा। तो और इसकी जो मोशन है वो किधर की तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स होगी तो मोशन की एक्सेलरेशन किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो अब हम क्या लिख लेंगे? व्हेन इक्विलिब्रियम ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, जब ब्लॉक ने चलना चालू कर दिया तो उस केस में न्यूटन इक्वेशन से क्या लिखोगे? ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस f। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि इसने चलना चालू कर दिया है, तो अब कौन सा एक्टिंग में आ जाएगा? अब आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब ये वाला जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे पहले लिख रहा था। कैसे? म्यू आर, और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है mg cos थीटा, तो mg cos थीटा लिख दूंगा। हाँ, अब मेरे को म्यू s और म्यू k में से सेलेक्ट करना है, क्या लिखूं? ये हम पढ़ चुके हैं कि यदि वो रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में रहता है, और यदि वो मोशन में है तो कौन सा आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो ये म्यू है ये कौन सा रहेगा? म्यू k रहेगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। अब हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को ट्रांसपोज करना है, इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू के mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस ma। और मेरे को म्यू के की अगर वैल्यू चाहिए तो म्यू के की वैल्यू किसके बराबर हो गई? mg साइन थीटा माइनस ma
माइनस एम ए ओवर एम जी कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई मेरे पास किसकी, म्यू के की। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो यहाँ से हमने क्या किसकी वैल्यू निकाल ली, म्यू के की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। मैं वापस से किस इक्वेशन में जाऊँ, मैं जाता हूँ इक्वेशन जो ये मैंने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन में मैं वापस से जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वापस से जाता हूँ तो देखो मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। यहाँ एम एम एम, ये सारे एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसमें से मैं अगर कॉमन निकाल लेता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं वापस लिख देता हूँ, एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो ये एम खत्म, एम खत्म, एम खत्म। अब मैंने क्या किया, ए को ऐसे लिख दिया जी, और कॉमन निकाल लिया बाहर, क्या निकाल लिया, कॉस थीटा बाहर निकाल लिया। कॉस थीटा बाहर निकलेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है कि साइन थीटा डिवाइडेड हो किससे, कॉस थीटा से। और यहाँ पर क्या लिखा रह जाएगा, यहाँ पर लिखा रह जाएगा सिर्फ म्यू के, ये लिखा रह जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा ए इक्वल्स टू जी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू के। अभी हम पढ़ के आए कि जो टेन थीटा है वो स्टैटिक कंडीशन में वो किसके बराबर है, एफ अपॉन आर, और एफ अपॉन आर किसके बराबर है, म्यू एस, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। ये हमने अभी पढ़ा जब वो किस में पढ़ा था, रेस्ट में पढ़ा था। तो टेन थीटा को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, म्यू एस लिख देंगे। तो हमारे जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए इक्वल्स टू जी कॉस थीटा, और इसको लिख दिया मैंने म्यू एस, और ये कितना हो गया, माइनस ऑफ म्यू के, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, कॉस थीटा की। कैसे निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू है टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर है, म्यू एस। तो टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर लिखा हुआ है, म्यू एस, तो ये किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है म्यू एस और बेस क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो मैं यहाँ से वैल्यू लिख सकता हूँ किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी का जी, कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, म्यू एस माइनस म्यू के, क्या लिख लोगे, म्यू एस माइनस म्यू के। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई जी म्यू एस माइनस म्यू के, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसका जो बॉटम पॉइंट है वो है ए और जो टॉप पॉइंट है वो है बी। हमें बोला है टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में, इज हाफ ऑफ टाइम टेकन इन बी टू ए। ए से बी जाने में जो टाइम लगता है, मान लेते हैं ए से बी जाने में टाइम लगता है t1, वो हाफ है बी से ए आने में, मान लेते हैं बी से ए आने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। तो यानी कि t1 बराबर क्या है, हाफ ऑफ t2। तो हमें क्या निकालना है, हमें फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालना है बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। तो ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन का हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। दो कंडीशन लगेगी, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट, जब ये किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको मैं वैसे ही बना लेता हूं जैसा कि हमें डायग्राम दिया गया है। तो ये बन गया ऐसा, ये थीटा, ये एम, ये ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उस केस में क्या बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर एम जी साइन थीटा, नीचे लगेगा रिएक्शन फोर्स ऊपर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, एफ रहेगा। और एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर होगा म्यू आर के, एफ बराबर होगा म्यू आर। आर की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, आर बराबर कितना है, एम जी कॉस थीटा है।
तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ से इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बनेगी ma1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कुछ नया नहीं किया है, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही किया है। m ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो बच गया वो क्या बच गया, g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा। हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। अब ऊपर जाने का जो टाइम है वो कितना है, t1 लिया हुआ है, और लेट सपोज जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये है s। ठीक है, तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at²। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो गया, तो s बराबर क्या हो गया, हाफ a1 t1²। a से b जाने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने मान लिया t1, तो s इक्वल्स टू हाफ a1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितनी हो गई g साइन थीटा प्लस कितना हो गया म्यू g कॉस थीटा, और ये किसका स्क्वायर, t1 का स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से नीचे आने के लिए हम क्या बना लेंगे, कंडीशन बना लेंगे। तो नीचे आने के लिए कंडीशन बनाओगे तो अब ये कंडीशन बना लो, ये कितना हो गया थीटा, ये m नीचे आ रहा है mg साइन थीटा, नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, ये फ्रिक्शन लग गया। एक्सेलरेशन ऐसे हो गया, आप इसको लिख दिया a2, रिएक्शन हो गई r, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, यही रहेगा, बस यही रहेगा। तो इसके लिए अब न्यूटन की जो इक्वेशन लिखोगे उससे क्या लिखोगे, उससे लिखोगे ma2 इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस f की जगह क्या लिख दोगे, म्यू mg कॉस थीटा। m खत्म m खत्म m खत्म, तो a2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। अब वही जो इंक्लाइंड की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, तो s बराबर कितना होगा, हाफ a2 t2²। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू रख दो अब, तो कितना हो जाएगा, हाफ a2 की जगह कितना रख दोगे, ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा और t2², ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब लेंथ तो क्या होगा, दोनों केसेस में सेम रहेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट को बराबर करोगे किसके, इक्वेशन सेकंड के। तो ये क्या लिखा जाएगा, हाफ g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा t1² इक्वल्स टू हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा और ये t2²। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। अच्छा, अब गिवन क्या था हमारे पास कि t1 जो है वो हाफ t2 है, तो ये जो t1 है इसकी जगह क्या लिख दोगे, हाफ t2। तो इसकी जगह हाफ t2 लिख दोगे तो इक्वेशन बनेगी g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t2²/4। फिर यहाँ पर कितना आएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा t2²। t2² से t2² खत्म, यहाँ से t2² खत्म हो गया। इक्वेशन अब जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 4g साइन थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा, ये बनेगा। ट्रांसपोज करके लिखोगे तो ये बन जाएगा 5 म्यू जी कॉस थीटा, 5 म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3g साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 3/5 टेन थीटा, 3/5 टेन थीटा, और 3/5 को लिख सकते हैं आप 0.6, तो 0.6 टेन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो ब्लॉक है M1 M2 है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए हैं जिसका एंगल दिया हुआ है अल्फा। μ1 जो है वो है फ्रिक्शन किस किस के बीच में, ब्लॉक और सरफेस के बीच में, यहाँ पर फ्रिक्शन है μ1, और सिमिलरली यहाँ पर जो फ्रिक्शन है μ2। हमें ये बोला गया है कि इन ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो इनका रिएक्शन फोर्स है, वो प्रूव हमें करके बताना है कि उसकी वैल्यू इसके बराबर है, किसके बराबर,
ब्रैकेट म्यू1 माइनस म्यू2 m1 m2 g cos अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके लिए हम दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले अगर m1 के लिए बनाओगे, फॉर m1 के लिए हम क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो m1 के लिए बनाओगे तो रिएक्शन जो है वो तो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का ऊपर की तरफ, और ये mg क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, अल्फा लिखना है ना, ये हो जाएगा क्या, mg cos अल्फा। तो ये हो गया यहाँ पर mg cos अल्फा। ये बना रहे हैं हम किसका, m1 का। अब m2 जो है इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो m2 की रिएक्शन फोर्स को लिख दिया मैंने ऐसे r से, ठीक है। अब इसका एक mg cos अल्फा कंपोनेंट हो गया, एक हो जाएगा कौन सा, mg sin अल्फा। और अगर ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया F1 लिख देता हूँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू1 और n1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा म्यू1 n1। सिमिलरली हम जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो किसके लिए बना लेंगे, वो बना लेंगे हम सेकंड के लिए। तो पहले फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो फर्स्ट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों ने एक दूसरे को रोका हुआ है, चल कोई सा भी नहीं रहा है। तो इन इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले तो मैं n1 की वैल्यू निकाल लूँ। तो n1 जो है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को किसके बराबर है, mg cos अल्फा के। अब मेरे को फोर्स बैलेंस करना है, कौन सी डायरेक्शन में, मेरे को ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, इसमें फोर्स बैलेंस करना है। तो इसमें फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि r प्लस mg साइन अल्फा किसके बराबर है, r प्लस m1 है ना ये, तो ये m1 करो, m1 तो r प्लस m1 g साइन अल्फा बराबर है म्यू1 n1 के, ठीक है। तो r प्लस m1 g साइन अल्फा बराबर है किसके, म्यू1 n1 के, और n1 किसके बराबर है, म्यू1 g cos अल्फा के। तो यहाँ से क्या हो गया, r प्लस m1 g साइन अल्फा इक्वल्स टू म्यू1 n1 की वैल्यू m1 g cos अल्फा, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई एक, और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 1, इस इक्वेशन को नाम दे दिया फर्स्ट। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे किसका, m2 का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक m2, तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या क्या आएगा। एक तो ये कंपोनेंट रहेगा m2g cos अल्फा, और एक कंपोनेंट ये रहेगा, ये रहेगी सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन जो n2 है। ये m1 ब्लॉक पर एक रिएक्शन लगा रहा था r, तो वो भी लगाएगा इस पर कितनी, r। इसका जो m2g साइन अल्फा कंपोनेंट डाउनवर्ड्स वो ये रहेगा। अब फ्रिक्शन जो फोर्स आएगा इस पर, फ्रिक्शन फोर्स इस पर भी किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो इस पर भी किधर आएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि ये भी किधर चलना चाहेगा, आगे। तो ये लिख जाएंगे म्यू2 n2, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे, म्यू2 n2। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रही है कि n2 जो है वो किसके बराबर है, m2g cos अल्फा के बराबर है। अब हमें फोर्स बैलेंस करना है। फोर्स बैलेंस किस में करना है, इस डायरेक्शन में करना है ना, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स बैलेंस करना है। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि जो r प्लस म्यू2 n2 है वो किसके बराबर हो रहा है, m2g साइन अल्फा के। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा, m2g साइन अल्फा माइनस r इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू2 n2 की वैल्यू थी जो कितनी थी, m2g cos अल्फा। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m2 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे m1 से। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m2 से, और सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m1 से, और फिर हम कर देंगे माइनस एक में से किसको, दो को। तो मल्टीप्लाई करें अगर, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा, m1 m2 g साइन अल्फा, और ये बनेगा उस इक्वेशन के लिए r, उसको पहली वाली को m2 से कर रहे हैं ना, तो m2 इक्वल्स टू म्यू1 है वहाँ पर, और m2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m1 m2 g cos अल्फा। और दूसरी वाली इक्वेशन यानी कि ये सेकंड इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 m2 g साइन अल्फा, यहाँ माइनस, यहाँ r ये हो जाएगा m1 और यहाँ μ2 है और ये हो जाएगा m1 m2 g कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना है तो ये खत्म, ये वाला कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा r m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो दोनों ऐड हो गए और ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये g कॉस अल्फा तो कॉमन आ गया और कॉमन क्या आ जाएगा m1 m2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2। हमें चाहिए दोनों के बीच की रिएक्शन यानी कि r की वैल्यू, तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी μ1 माइनस μ2, किसके बराबर, μ1 माइनस μ2 m1 m2 कॉस ऑफ अल्फा, m1 m2 कॉस ऑफ अल्फा और g भी है ना, और g भी है, g भी लिख लो m और अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दो ब्लॉक है, एक है ब्लॉक ए और एक है ब्लॉक बी। ब्लॉक ए रखा हुआ है बी ब्लॉक के ऊपर और दोनों का मास हमें दिया हुआ है, बी ब्लॉक का मास है 300 kg, ए ब्लॉक का मास है 200 kg। ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है वो है 1/4 और बी और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है वो 1/5 है। तो हमें फोर्स निकालना है जो P जो लगा हुआ है बी ब्लॉक पर, कि उसकी वैल्यू क्या होगी जिससे कि ब्लॉक बी क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं दोनों का। सबसे पहले बना लो ए का। ए को केबल से पकड़ा गया है, टाई किया गया है, यानी कि ए में रस्सी में क्या आएगी, टेंशन आएगी। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका जो वेट है इसको मैं लिख देता हूँ MAG, नीचे गया। बी ब्लॉक इस पर एक रिएक्शन लगाएगा, इसको लिख दिया NB। टेंशन जो आएगी, रस्सी इसको इधर खींचेगी, रस्सी इसको इधर खींचेगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, उसको लिख दिया मैंने किससे, μAB इंटू NB। ठीक है, μAB इंटू NB। सबसे पहले NB की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यहां से NB की जो वैल्यू है वो कितनी है, MAG। तो MA कितना है 200 और G की वैल्यू भी ले लो 10, तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2000। तो दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा, μAB इंटू NB। तो μAB कितना दे रखा है, 1/4 इंटू 2000 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 500 आ गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T बराबर किसके हो जाएगा, μAB NB के, है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो टेंशन जो है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 500 न्यूटन के। टेंशन किसके बराबर आ गया, 500 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे हम किसका, ब्लॉक बी का। तो FBD ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं यहां बना लेता हूं ना, एक मिनट, यहां पर। तो B का जो वेट है नीचे जाएगा MBG, क्योंकि B A पर रिएक्शन लगा रहा था NB, तो A भी B पर रिएक्शन लगाएगा, उसको भी लिख दिया मैंने, NB लिख दिया। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन जाएगी किसकी, सरफेस की, उसको लिख दिया मैंने N से लिख दिया। ठीक है, किससे लिख दिया, N से लिख दिया। P जो ब्लॉक है, P जो पुल फोर्स है वो लग रहा है ऐसे। अब ये क्योंकि इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। एक फ्रिक्शन तो ये हो गया, इसको लिख दिया मैंने F1 लिख दिया। और अब A ब्लॉक B के ऊपर रखा है, तो A और B के बीच में फ्रिक्शन है। A को कौन खींच रही है, रस्सी। तो रस्सी जब इसको खींच रही है यानी कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन है किधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो जब B इससे स्लाइड होकर B इससे इस पर फिसल के निकलेगा तो B पर ये किधर की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, ये लगा देगा पीछे की तरफ, तो इसको लिख दूंगा मैं F। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि A को रस्सी खींच रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो A पर जो फ्रिक्शन आ रहा है पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि A और B के बीच में जो फ्रिक्शन है, जब रस्सी A को खींच रही है वो पीछे की तरफ है, तो B जब उसमें से निकलेगा तो B पर A जो फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, उसकी मोशन के ऑपोजिट, तो ये लगा दिया पीछे यहाँ पर F। ठीक, तो इसके जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं N,
ये एन की वैल्यू निकाल लो। तो ये जो एन है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी प्लस एम बी इंटू जी। तो एन बी जो है, एन बी किसके बराबर है, वो है 2000। एन बी की वैल्यू कितनी है 2000, ये 2000 हो गया। एम बी कितना है 300 और जी भी ले लो तो जी 10,000 10 ले लो। तो ये टोटल एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5000। तो अब ये जो F1 है, F1 की जो वैल्यू है वो कैसे लिखोगे, F1 जो है वो किसके बराबर होगा म्यू इंटू एन के, और म्यू इंटू एन, एन की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है 5000। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 5000। ठीक है, कितना लिखा जाएगा 5000। अब हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है सरफेस और किसके बीच में, बी ब्लॉक के बीच में, वो कितनी है 1/5 है। तो ये म्यू कितना लिखोगे 1/5, तो ये 1/5 इंटू 5000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो गया 1000, और जो एफ ए लगा रहा था, ए ब्लॉक लगा रहा था वो कितना था 500 न्यूटन। तो पुल फोर्स अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पुल फोर्स चाहिए, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करोगे, यहाँ पर बैलेंस करते हो तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा कि जो P है वो बराबर होगा F1 के प्लस F के। अब F1 जो आया है वो कितना आया है 1000, और F जो खाली यानी कि फ्रिक्शन फोर्स था ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी आई है 500। कितनी आई है 500, तो इसको लिख दिया 500। तो 500 है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन, इसको कट कर दो यहाँ से ये वाला। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, जो पुल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, उसकी वैल्यू हो गई 1500 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि दो ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक रखा है जैसे कि पहले केस में हमने देखा, और नीचे वाला जो ब्लॉक है जिसको हमने मास दिया है M2, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जा रही है, और एक नीचे ब्लॉक लगा हुआ है कोई मास M का, उसके साथ वो कनेक्टेड है। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है M1 की, M1 की वैल्यू कितनी है 2 kg, और M2 जो है उसकी वैल्यू हमें दी है 4 kg। हमें मास की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सो दैट जो ब्लॉक है M1 वो M2 पर स्लिप ना हो, सो दैट ब्लॉक M1 डज नॉट स्लिप ओवर M2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M2 का भी, और ये जो कैपिटल M दिया है इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर सबसे पहले M1 ब्लॉक का, तो M1 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसका जो वेट जाएगा नीचे जाएगा, जिसको लिख दिया M1G। M2 ब्लॉक की वजह से जो रिएक्शन आएगी उसको लिख देता हूं मैं N1, उसको नाम दे दिया N1। ठीक है, अब रस्सी इसको किधर की तरफ खींचेगी, आगे की तरफ, M2 ब्लॉक को खींचेगी। तो M2 ब्लॉक पे ही कौन रखा है M1, तो M1 भी उसके साथ किधर की तरफ चलेगा, आगे की तरफ। तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। इसको लिख दिया मैंने F लिख दिया। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन में लिखा है कि M1 और M2 के ऊपर स्लिप नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इस फ्रिक्शन को नहीं दिखाएंगे कि ये ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है ये M2 ब्लॉक चलेगा आगे, तो ये M1 पे जो फ्रिक्शन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, पीछे की तरफ, वो हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। फिर हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, फ्री बॉडी डायग्राम M2 का। तो M2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M2G नीचे की तरफ, ठीक है, सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जाएगा ऊपर, M1 ब्लॉक भी इस पर रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, तो ये N1 हो गया। ठीक, टेंशन रस्सी का किधर की तरफ, पीछे की तरफ। अब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा किसके बीच में, सरफेस और ब्लॉक के बीच में, ये फ्रिक्शन हो गया किधर की तरफ, पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो किसका, ये कैपिटल M वाले मास जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका वेट चला जाएगा नीचे कैपिटल MG, टेंशन आ जाएगा ऊपर की तरफ T, और अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स तो यहाँ लिख देंगे A से। तो अब हम अगर पिक करें किसको, इस वाले को, ये वाले को बीच, यानी कि M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन को हम सॉल्व करें, वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स को बैलेंस करें ये वाली डायरेक्शन को। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि जो N1 है, N है, वो किसके बराबर है, N1 प्लस M2G, और
इस डायग्राम से यानी कि M1 के फ्री बॉडी डायग्राम से मेरे को दिख रहा है कि N1 किसके बराबर है, M1G के बराबर है। तो N1 जो है वो किसके बराबर है, M1G के। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो N बराबर कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से जब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मैं सॉल्व करूँगा तो इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि रस्सी नीचे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्योंकि ब्लॉक का जो मास है वो मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके लिए हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि जो ब्लॉक M2 है उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, M1 भी रखा हुआ है। तो जब M2 चलेगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स राइट वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब M नीचे आएगा तो ये चलेगा। तो M2 M1 के ऊपर रखा हुआ है तो M1 भी उसी की डायरेक्शन में किधर की तरफ चलेगा, उसके साथ साथ चलेगा। तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, MA ना लगकर वो कितना लगेगा, M1 प्लस M2 इंटू A लगेगा। मैं क्या लिखूंगा, M1 प्लस M2 इंटू A, वो किसके बराबर हो जाएगा, T माइनस F। F का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, इसको लिख दिया इक्वेशन सेकेंड। फिर मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए जब मैं बात करूंगा यानी कि ये वाले फ्री बॉडी डायग्राम के, इसको लिखोगे MA इक्वल्स टू mg माइनस टी, MA इक्वल्स टू mg माइनस टी, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन क्या, थर्ड, MA इक्वल्स टू mg माइनस टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम देखें, 2 और 3 को अगर हम सॉल्व करें, 2 और 3 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें क्या लिखा है, M1 प्लस M2A इक्वल्स टू T माइनस F। यहाँ लिखा है M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल्स टू T माइनस F। और जो इक्वेशन थर्ड है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कैपिटल MA इक्वल्स टू mg माइनस टी। इनको हमने ऐड कर दिया तो देखो क्या होगा, ये T से T खत्म, ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, ये क्या बन जाएगा, प्लस कैपिटल M, प्लस कैपिटल M, A कॉमन आ जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कैपिटल mg माइनस f यहाँ से। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल mg माइनस f। ठीक है, अब ये जो f है इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इस f की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर। अब म्यू इंटू एन के बराबर होगी और जो म्यू होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमें तो यहाँ पर केवल एक ही फ्रिक्शन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, और काइनेटिक भी दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, क्या यहाँ दिया हुआ, मैं लिख दे, हाँ ये दिया हुआ है, ये म्यू के है 0.2 और ये है म्यू एस 0.4। तो ये कौन सा होगा, म्यू के, तो ये हो जाएगा म्यू के। एन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे हमने देख लिया एन जो बराबर होगा M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है वैल्यू बन जाएगी, क्या बनेगी, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल MA mg माइनस म्यू के जो है उसकी वैल्यू को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, n की वैल्यू को लिख देता हूँ M1 प्लस M2 इंटू जी, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो यहाँ से एक्सिलरेशन की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस म्यू के M1 प्लस M2 जी पूरे में से कॉमन आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m1 स्मॉल m2 प्लस कैपिटल M। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अगर मैं लिखता हूँ m1 की यहाँ से a की। अब मैं वापस से फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ, किसके लिए, ब्लॉक m1 के लिए। तो फॉर ब्लॉक m1, तो m1 के लिए बात करते हो तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में है n1 बराबर mg, n1 जो है वो किसके बराबर है, mg के है। अब a और b के बीच में जो फ्रिक्शन होगा
वो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, जो उस पर फोर्स लगेगा, जो उसको उसके साथ मूव कराएगा, किसके साथ, ब्लॉक, जो नीचे वाला ब्लॉक है जिसको हम M2 कह रहे हैं, तो उस पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये ही किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स के, यानी कि इनर्शिया फोर्स के बराबर हो जाएगा, M1A के बराबर हो जाएगा। और जो M1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी म्यू एस इंटू किसके बराबर, N1 के बराबर, और M1A। और N1 जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा M1 इंटू जी, और ये हो गया M1 इंटू ए, तो ये कट गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास म्यू एस जो है वो कितना आ गया, वो आ गया A/G। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, म्यू एस की, और दैट इज इक्वल्स टू A/G। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई A/G यहाँ से। अब हमने जो लिखा हुआ है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 3 हो गया, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 4, और एक इस इक्वेशन को नाम दे दो 5। तो ये वाली इक्वेशन को अगर हम पिक कर लें वापस से, तो देखो यहाँ इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, A/G लिख सकते हो। A/G इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस म्यू के, और ये कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, जी को आप गायब कर ही चुके हो, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो A/G है ये किसके बराबर है, ये म्यू एस के बराबर है। ठीक है, A/G जो है वो किसके बराबर है, म्यू एस के बराबर है। एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो A/G म्यू एस के बराबर है, तो मैं A/G की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा म्यू एस, तो म्यू एस जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल M माइनस M1 प्लस M2 M2 इंटू म्यू के, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, म्यू एस की। इस म्यू एस की जो वैल्यू है, इस म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू को, इसको हम यानी कि वापस से रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करें हम इक्वेशन को, तो रीअरेंजिंग करने के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो M की वैल्यू चाहिए थी। तो M की वैल्यू को जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी म्यू एस प्लस म्यू के, और इंटू M1 प्लस M2, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस म्यू एस। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दोगे तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 kg का, ये हो जाएगा कितने का, 4 kg का, और अपॉन 1 माइनस 0.4। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद M की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 kg। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी M की वो कितनी आ जाएगी, 6 kg आ जाएगी। तो होपफुली ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इन केस कोई डाउट है, किसी भी तरह का आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं वो आपकी क्वेरी को देखूंगा, आपके कमेंट को देखूंगा, तो वैसे ही मैं उसका रिप्लाई करूंगा हैंड टू हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 ब्लॉक है वापस से, एक W2 है, एक W1 है। W2 की वैल्यू है 100 न्यूटन, W1 की वैल्यू है 200 न्यूटन। सभी सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू में 0.25 दी है। ब्लॉक W1 वाला जो है उस पर पुल फोर्स लगा है P1, और एक W2 को एक केबल से बांधा हुआ है जो एक वॉल से लगी हुई है, और उसका एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सबसे पहले W2 का, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ W2, तो W2 का बनाते हो तो ये W2 हो गया, इसका खुद का वेट नीचे W2, W1 इस पर रिएक्शन लगाएगा, उसको लिख देता हूँ मैं N1। उसके बाद ये जो केबल है इसको ऐसे खींच रही है तो इस पर टेंशन हो गई ये T, ये कंपोनेंट पर है, ये एक एंगल पर है तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाए ये T हो गया, तो ये हो गया T cos 45, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, T sin 45। अब ये केबल जो है इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं हम F1। ठीक है, सबसे पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे F1 की। तो F1 जो है वो किसके बराबर होने वाला है, F1 बराबर होने वाला है म्यू N1 के। अब N1 की कैसे निकाले वैल्यू, वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें जो फोर्स है उनको बैलेंस करो ये डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में फोर्स को अगर बैलेंस करते हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करने पर आपको क्या हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा T sin
45 प्लस N1 इक्वल्स टू ये वैल्यू किसके बराबर होगी, W2 के। ठीक है, N1 प्लस W2 के बराबर होगी। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, N1 की, तो N1 किसके बराबर हो जाएगा, W2 माइनस टी साइन 45 डिग्री के। इसके बराबर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, N1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है N1, एक मिनट रुकना, हाँ जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई N1 बराबर W2 माइनस टी साइन 45 डिग्री। और अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए अगर इक्वेशन बैलेंस करें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए इसको बैलेंस करो, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए F1 बराबर क्या होगा, टी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और F1 की वैल्यू है ये, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू N1 इक्वल्स टू टी कॉस 45 डिग्री। तो म्यू की जो वैल्यू है सभी सरफेसेस के लिए हमें कितनी दी हुई है, 0.25। तो 0.25 इंटू N1 इक्वल्स टू ये कितना हो गया, टी कॉस 45 डिग्री हो गया। अच्छा, टी कॉस 45 जो है उसकी वैल्यू और टी साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से टी कॉस 45 और टी साइन 45 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये वैल्यू को मैं रिप्लेस करके यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ रख देता हूँ तो क्या बनेगा, N1 इक्वल्स टू W2 माइनस 0.25 N1। भाई साइन 45 भी 1/√2 होगा, कॉस 45 भी 1/√2 होगा, इसलिए ये वैल्यू को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 N1 और ये हो जाएगा W2। अब W2 जो है हमें कितना दिया है, 100, तो N1 की जो वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 1.25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, N1 की वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू जो है ये आने वाली है कितनी, 80 न्यूटन कैसे आएगी, हंड्रेड अपॉन 1.25। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 80 न्यूटन। तो यहाँ से N1 की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 80 न्यूटन मिल गई है। अब इसी तरह से हम जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बना लेंगे W1 ब्लॉक का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ वेट W1। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये W1 हो गया, इसका वेट जो नीचे जाएगा कितना जाएगा, W1। इसकी जो सरफेस है वो रिएक्शन लगाएगी N। अब ये जो ब्लॉक है W2, ये W1, हाँ ये W1 है, सॉरी ये W1 ना। तो जो W1 ब्लॉक है ये W2 पर
रिएक्शन लगा रहा था कितनी N1, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन आ जाएगी वापस से कितनी N1 यहाँ पर आ गई। ठीक है, कितनी रिएक्शन आ गई, N1 आ गई। इसका जो ब्लॉक पर पुल फोर्स है वो P है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे चला गया F1। अब टेंशन की वजह से जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो चल रहा था राइट में, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन गई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा F। और उस F की वैल्यू कितनी होगी, उस F की वैल्यू होगी कितनी, F1 जो हमने लिखा है 0.25 N1, ये F1 है तो इसको लिख लो F2। तो इसकी वैल्यू तो कितनी थी 0.25 N1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.25 N। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे N की, तो उसके लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो। तो ये डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या दिख रहा है, N इक्वल्स टू किसके बराबर दिख रहा है, N1 प्लस W1 के। ठीक है, N1 प्लस W1 के। N1 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आई है 80 न्यूटन, तो ये वैल्यू है 80 न्यूटन। और W1 जो है, W1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 280। तो फ्रिक्शन फोर्स जो F2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.25 इंटू 280, 0.25 इंटू 280, ये वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, और ये वाले की कितनी हो जाएगी 0.25 इंटू 80 हो जाएगा। तो हमें चाहिए पुल फोर्स, तो पुल फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो दोनों फोर्स, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनको बैलेंस करो। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, P इक्वल्स टू F1 प्लस F2। F1 जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उसकी वैल्यू है 0.25 इंटू 80, और F2 जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.25 इंटू 280। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू, पुल फोर्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 90 न्यूटन। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 90 न्यूटन, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, टेंशन। तो टेंशन किस तरह से फाइंड आउट करें हम, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, T sin 45 इक्वल्स टू प्लस T sin 45 प्लस N1 इक्वल्स टू W2। तो हमें N1 की वैल्यू मिल चुकी है कितनी 80 न्यूटन मिल चुकी है, W2 की वैल्यू हमारे पास है। तो टेंशन की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, T sin 45 प्लस क्या था N1 की वैल्यू तो कितनी थी 80, और उसके बाद W2 उसका वेट कितना था 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20√2 न्यूटन। ठीक है, तो होपफुली ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी जनरेट होती है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसके अलावा हम NLM के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, उसकी सीरीज़ में हम टोटल 5 लेक्चर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं, वो लेक्चर्स वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह से ये लेक्चर्स जो फ्रिक्शन के हम कर रहे हैं ये आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, सिमिलरली वो जो लेक्चर्स थे जो कि NLM के थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, वो भी आपकी JEE की, आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।